अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अजदहा नाज़रीन, उर्दू थिएटर के सफ़र में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज हम नुक्कड़ नाटक, अफसाने और नावल की ड्रामाई पेशकश के हवाले से बात करेंगे। हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में दूसरे फ़नून के साथ ड्रामे की एक बहुत ही मकबूल फार्म नुक्कड़ नाटक ने भी अहम किरदार अदा किया। ड्रामे का मकसद एहतजाज व मज़ाहमत रहा है। नुक्कड़ नाटक ने इसे पूरी तवानाई के साथ अपनाया। वतन से मोहब्बत का इजहार हो या मुल्क के दुश्मनों से मुखालिफत का, वो आम आदमी की आवाज़ उठाना हो या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, दूसरे फ़नून से ज़्यादा ज़ोरदार और ऊंची आवाज़ में इसने अपना काम किया है। नुक्कड़ नाटक ने आज़ादी के नारे बुलंद करने के साथ साथ समाजी सतह पर भी आवाम को जगाने का काम भी किया है, आवाम की रहनुमाई भी की है। यानी इसने बेहतर मुल्क की तामीर और इसे समझने में आवाम की मदद कदम कदम पर की है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा फॉर्म है जो जगह और वक्त की मुनासबत से बदलता रहता है। वैसे ज़्यादातर दायरा नुमा शक्ल में पेश किया जाता है। इसे मुख्तलिफ फनकारों ने मुख्तलिफ फॉर्म में पेश किया। हबीब तनवीर ने वॉल थिएटर के तौर पर पेश किया है, तो बादल सरकार ने एक जानिब पर्दा लगाकर बाकी हिस्से अदाकारी के लिए इस्तेमाल करते थे। उनका ये फॉर्म उनकी पहचान थी। बहुत से लोगों ने इसे ब्रेख्त के अंदाज में पेश किया, तो कुछ लोगों ने सेमी सर्कुलर शक्ल में पेश किया। ये पानी की मानिंद है, जैसी जगह इसे मिल जाती है वो वहां बासानी खेला जाता है। इसमें इतनी लचक है कि अगर कोई एक या दो अदाकार किसी खास शो में ना भी हों तो ड्रामे की पेशकश पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 40s की बात कर रहा हूँ कि जैसे यहाँ मिल्स बहुत हुआ करते थे, टेक्सटाइल मिल्स, और टेक्सटाइल मिल्स में ऐसा होता था कि 3 शिफ्ट्स होते थे। जो इन बिटवीन शिफ्ट, जहाँ लेबर जो है अंदर जा रहा है और लेबर बाहर आ रहा है, उस समय हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे। जैसे बलराज साहनी, ऐसे लोग जाके वहाँ स्ट्रीट प्ले करते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि हम लोग एक्टर्स हैं। वो लगता था कि ये भी वर्कर है, क्योंकि ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। तो वहाँ किसी भी जो समस्या, जो बोनस का हो या वेजेस का हो, जो भी समस्या उनके हैं, तो उसके बारे में वो नाटक हुआ करता था, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा फॉर्म है जिसकी पेशकश में खर्च नहीं के बराबर होता है। जो फनकार जिस लिबास में होता है उसी में वो आवाम के दरमियान आ जाता है। लोक नाटकों की मानिंद मूछें और दाढ़ी के साथ जनाना किरदार भी अदा कर लेता है। यहाँ तक कि लड़कियाँ लड़कों का किरदार बिना झिझक करते हुए दिखाई देती हैं। वैसे ज़्यादातर ग्रुप कुर्ता और पतलून ज़ेबतन करते हैं। इनमें मुख्तलिफ ग्रुप मुख्तलिफ रंग का कुर्ता इस्तेमाल करते हैं। लड़कों के पास अंगोछा और लड़कियों के पास दुपट्टा लिबास का हिस्सा तय तौर पर होता है। इन दुपट्टों और अंगोछों का मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियां कभी पर्दे के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो कभी मजदूरी करते वक्त सर पर बांध लेती हैं, या सर पर रखकर बोझ उठाती हैं, या इसे कभी रस्सी का काम ले लेती हैं। उसी तरह लड़के उन अंगोछों को अपना रुतबा दिखाने के लिए कंधे पे रखते हैं, तो कभी अपने आप को मजदूर या किसान दिखाने के लिए इसे कमर में बांध लेते हैं। इसी तरह
डंडे और दूसरी प्रॉपर्टीज़ का मुख्तलिफ नाटकों के मुख्तलिफ मनाजिर में इस्तेमाल किया जाता है। नुक्कड़ नाटक के फनकारों में ज्यादातर नौजवान नजर आते हैं। नौजवान के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा तवानाई के साथ अपनी बात कह पाते हैं। नुक्कड़ नाटक की इब्तिदा भी नौजवान ने ही की और इसे परवान भी नौजवानों ने ही चढ़ाया। हबीब तनवीर, बलराज साहनी, ए.के. हंगल, भीष्म साहनी, शौकत कैफी, सरदार जाफरी या आजादी से कब्ल नुक्कड़ नाटक के तमाम फनकार नौजवान थे। इन नौजवानों ने नुक्कड़ नाटक की इतनी मजबूत बुनियाद रखी कि इस पर न जाने कितनी मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी है और न जाने कितनी और मंजिलें खड़ी की जा सकती हैं। नुक्कड़ नाटक ने मुल्क और समाज की तामीर में अहम किरदार अदा किया है। कभी हकीकत से पर्दे उठाए हैं तो कभी अवाम के जहन पर छाई धुंध को साफ करने का काम किया है। खून का कोई धर्म नहीं होता, खून का कोई मजहब नहीं होता। क्या नहीं होता? मजहब नहीं होता। यही बात आज हम यहाँ पर आप सबको एक नाटक के माध्यम से समझाने के लिए आए कि तेरा खून ये मेरा खून, ये इसका खून, ये उसका खून। उठो बहन, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? भाई साहब, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? उन्हें एक बोतल खून की जरूरत है, मुझे कोई नहीं दे रहा। आपके पति को खून मैं दूंगा, बताइए कहाँ है? भाई साहब, वो पास के अस्पताल में। चलिए, आप चलिए। अम्मा सुनो तो सही, इधर तो आओ। अरे क्या है? इधर तो आओ जरा। अम्मा क्या कर रहे हो? दूसरे धर्म के उसको खून मत दे, कुछ तो समझ की बात कर। तेरी समझ में नहीं आ रहा, दूसरे को खून दे रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मुझे किसी को खून देना है और उसकी जान बचानी है। हट, छोड़ मुझे। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। अरे बात तो सुनो बहना, किसके आदमी का खून चढ़वा रही हो तुम? हैं? अपने धर्म के आदमी का पकड़ो, दूसरे आदमी के धर्म का खून चढ़ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ तो समझने की कोशिश कर। अगर मेरे पति को खून वो नहीं देंगे तो क्या तुम दोगे? इतनी देर से मैं मांग रही थी, कोई आया खून देने? आए बड़े। मेरे पति कैसे है? उन्हें खून तो दे दिया ना। चिंता मत करिए, आपके पति की जान को कोई खतरा नहीं है। उन्हें ब्लड चढ़ चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। भाई ये तो कमाल हो गया। जान बचाने के लिए मुस्लिम का खून हिंदू को चढ़ गया और सांप्रदायिकता पर कितनी बड़ी चोट कर गया। मारो 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 मारो। हमारा आपका धर्म हो सकता है लेकिन खून का कोई मजहब नहीं। खून का मजहब होता है तो केवल किसी की जान बचाना। मारो। मेरा ख्याल ये है कि आज के दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नुक्कड़ नाटक है। नुक्कड़ नाटक इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मदारी की तरह 50 आदमियों को जमा करके और कुछ तमाशा दिखाता है और लोग एंटरटेन होते हैं। नहीं, नुक्कड़ नाटक एक मकसद है, एक तहरीक है और इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और नुक्कड़ नाटक इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आज हम जो बात कहना चाहते हैं वो प्रोसीनियम थिएटर में अगर हम कह भी दें, एयर कंडीशन कंफर्ट के अंदर हम वो बात अगर कहें तो 200, 500, 1000 आदमियों तक वो बात पहुंचेगी। लेकिन नुक्कड़ नाटक हज़ारों तक पहुंचता है और बग़ैर पैसे के पहुंचता है। हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद नुक्कड़ नाटक ने समाजी सतह पर जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया है वो ड्रामे के किसी दूसरे फॉर्म के हिस्से में अब तक नहीं आई। आज़ादी से कब्ल इप्टा ने इसे अपनाया। इप्टा की बहुत सी यूनिटों ने सिर्फ उर्दू में ही नाटक खेले, जिसे इब्तदाई दिनों में यानी आज़ादी से कब्ल खेले गए नाटकों में नुक्कड़ नाटकों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसे पेश करने वाले फ़नकारों में हबीब तनवीर, ए.के. हंगल, बलराज साहनी, भीष्म साहनी, शौकत कैफी, ख्वाजा अहमद अब्बास वग़ैरह अहमियत के हामिल हैं। इन फ़नकारों ने अपने ड्रामों के ज़रिए न सिर्फ अपना लोहा मनवाया बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी राह हमवार कर दी।
आज़ादी के बाद ये तादाद इस कदर बढ़ गई कि इसका शुमार मुश्किल हो गया। ज़्यादातर लोग मकसद के तहत इससे जुड़े, तो कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इसके ज़रिए अपना उल्लू सीधा करना चाहा और आज भी कर रहे हैं। आज हम उर्दू नुक्कड़ नाटक के फ़नकारों पर नज़र डालते हैं तो M.K. रैना, कमाल अहमद, ज़हीर अनवर, शमसुल इस्लाम, सफदर हाशमी, शाहिद अनवर, अनीस आज़मी, अज़ीज़ कुरैशी, परवेज़ अख्तर, तनवीर अख्तर, जावेद अख्तर, अज़हर आलम और इन जैसे बेशुमार फ़नकार मुसलसल नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। आज़ादी के बाद खेले गए नुक्कड़ नाटकों में ऐसे नाटक भी शामिल हैं जिसने अवाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली दुश्वारियों के बारे में बताया है। फ़िज़ाई आलूदगी और उससे बचने के तरीक़े, जानलेवा बीमारी और उसका इलाज, इंसान से इंसान में मुंतकिल होने वाली बीमारी, उसके फैलने की वजह और उससे बचने के तरीक़े और इस तरह के आने वाले मसाइल के बारे में अक्सर बताते हैं। हिंदुस्तान में मौजूद और पैदा होने वाले मसाइल की जानकारी भी नुक्कड़ नाटकों के जरिए दी जाती रही है। महंगाई, करप्शन, फिरका परस्ती, फिसाद और इस तरह के बेशुमार मसाइल से अवाम को वाकिफ करवाया और उसके बाद मुल्क के माहौल को साजगार करने में मुआविनत की। तो आपको इन नौशे मियाँ के बारे में तो बता दूं। हाँ, ये अपने पहले नौशे मियाँ जमींदार साहब के लड़के हैं। इनकी 1000 बीघा जमीन, 1 बाइस्कोप, 20 गाय, 40 घोड़े और 30 भैंसे हैं। आगे जमुना जी जाने इनसे निकाह करें या ना करें। ये तो रह गए। अब आते हैं दूसरे नौशे मियाँ पर। ये हैं अपने सेठ जगत नारायण जी के लड़के। जी हाँ, इनका नाम है बंटी। अब बंटी जो है 7वीं में 7 बार फेल। अब आगे जमुना जी जाने इनसे निकाह करें या ना करें। ये भी रह गए। अब आते हैं नौशे मियाँ नंबर 3 पर। ये अपने मास्टर साहब है ना, उनके लड़के हैं। नाम है इनका डब्बू। अब मास्टर साहब के लड़के हैं तो पढ़ाई में तो अव्वल हो गई। जी हाँ, 12वीं जमात पास हैं। अब आगे जमुना जी जाने इनसे निकाह करे या ना करे। लेकिन ये कंचों के बड़े शौकीन हैं। हाँ, ये भी रह गए। चौधरी साहब रुकिए। धोखा हमारे साथ फरे हुआ है। क्यों रे सल्लू, ये सब क्या है? ये लड़की तो अपने गांव के माली रामचंद्र की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी शादी तो पड़ोसी गांव के लड़के के साथ हो रही है। अरे हुजूर, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हुजूर, एंड टाइम पर लड़की के अब्बा ने मना कर दिया, इसीलिए मुझे मजबूर होकर गांव के पागल टीपू को दुल्हन बनाकर लाना पड़ा। सल्लू, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले ये बताओ, उस लड़की के अब्बू ने क्यों मना करा? हुजूर, उस लड़की के अब्बा तो यहाँ तक कह रहे थे कि अपनी लड़की किसी भिखारी को दे दूंगा, लेकिन इस गांव के किसी भी घर में अपनी लड़की नहीं दूंगा। अरे जिन्होंने अपनी लड़की की कदर ना की, वो मेरी लड़की की कदर क्या खाक करेंगे? क्या उसकी ये मजाल? हम उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। हाँ, हुक्का पानी बंद कर देंगे। चौधरी साहब, अब उस पे नाराज क्यों होते हैं? आगे की सोचो, आगे की। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, समझ जाइए, वरना आने वाले समय में निकाह के लिए एक भी लड़की ना मिलेगी। और पहले जहाँ मर्द करते थे 2-2, 3-3 शादियाँ, अब आने वाले समय में एक भी लड़की ना मिलेगी। अब लड़कियाँ करेंगी 40-40, 50-50 शादियाँ। इसीलिए भाइयों और बहनों, लड़कियों की कम होती तादाद को रोकिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकिए। आगे क्या होगा मौला रे, आगे क्या होगा मौला रे, आगे क्या होगा मौला रे। नुक्कड़ नाटक जो है वो नई चीज़ है। अब नई भी क्या है, मैंने तो 70 से भी शुरू किया था, अब तो बहुत साल हो गए जितने सफदर ने किया। उसमें भाषा का मिश्रण है,
उसमें अंग्रेज़ी भी है, हिंदी भी है, पंजाबी है और सड़क छाप भाषा ज़्यादा है। तो मैं एक पहले कहा ना कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं भाषा के साथ, और भी चीज़ें, हमारे शब्द भी भाषा है लेकिन अंग भी भाषा है, म्यूज़िक भी भाषा है, वो सब मिल के आता है। और ये चीज़ एक नई चीज़ अब हिंदुस्तान में पूरी जड़ लिए मतलब एस्टैब्लिश हो गई कि जिनके पास साजो सामान नहीं वो स्ट्रीट थिएटर से अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं, अपने सवाल उठा सकते हैं। आम आदमी के लिए, मज़दूर के लिए, गरीब वर्ग के लिए इंस्टेंट होता है। आप चौक पे आए, 25-30 मिनट का प्ले आपने किया, अपनी बात रख ली, आवाम आती है, आवाम जाती है। और इस एक्टर को जो इसमें करता काम स्ट्रीट थिएटर में, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि उस मिनट 30-40 मिनट पब्लिक को पकड़े रखे अपने पास, क्योंकि पब्लिक जा सकती है, आ सकती है, लेकिन वो ग्रिट जो चाहिए वो चैलेंजिंग होता है। और मोस्टली इसमें यह है कि जितने भी प्लेज करते हैं वो पॉलिटिकल नेचर को, एजिट प्रॉप होता है, एजुटेशनल प्रोपेगेंडिस्ट थिएटर होता है। इसमें आप कैंपेन प्लेज कर सकते हैं, से महिलाओं का शोषण है उस पर प्ले कर सकते हैं, गरीबी रोज़गार के नीचे कर सकते हैं। अब ये हुआ है उसमें कि बहुत सारे NGO, सोशल वर्कर्स वगैरह जितने भी हैं वो स्ट्रीट थिएटर का प्रयोग बहुत करते हैं। अब स्ट्रीट थिएटर वालों का ही नहीं रह गया, ये काफ़ी उन लोगों का हिस्सा बन गया जो कोई सोशल चेंज हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और कम्युनिकेशन टूल के लिए ये अब आजकल इवन जर्नलिज्म में सिखाया जाता है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म में, वहाँ पर भी कि भाई स्ट्रेटजी अगर कोई है, कैंपेन कोई है, स्ट्रीट थिएटर के माध्यम से आप कैसे करेंगे उसको, एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा है अभी। नुक्कड़ नाटक की पेशकश के लिए पहले से किसी मुकाम का तयन नहीं होता। इसे तैयार करते वक्त भी कोई किसी ख़ास स्टेज या जगह नहीं होती। एक ही नाटक को मुख्तलिफ जगह पर पेश किया जा सकता है। इसकी पेशकश के लिए सड़क का किनारा, नुक्कड़, कारखाने का गेट, चौक, चौपाल और खलियान का भी काफ़ी होता है। नुक्कड़ नाटक के साथ साथ पिछले 30-35 वर्षों से स्टेज पर नावलों और कहानियों को पेश करने का सिलसिला ज़ोरों पर है। सबसे पहले देवराज अंकुर ने कथा को लाज के नाम से यह सिलसिला शुरू किया, जिसने एक तहरीक की सूरत ले ली। इस तहरीक के तहत उर्दू के बहुत से अफसाने निहायत कामयाबी के साथ बहुत से फनकारों ने स्टेज पर पेश किए और हनूज ये सिलसिला जारी है। इन कहानियों को न सिर्फ नए फनकारों ने पेश किया, बल्कि बैरी जॉन, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, रोहिणी हतंगड़ी, नादिरा ज़हीर, रत्ना पाठक और हिबा शाह, अजहर आलम और उन जैसे बड़े बड़े फनकारों ने पेश किया। अब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कोर्स में शामिल हो गया है। NSD के तालिब इल्म कमोबेश हर साल 10 कहानियाँ पेश करते हैं। इस पेशकश में कहानियों को मिनोअन पेश किया जाता है। कहानी का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसमें हरकत व सकनात की गुंजाइश हो और मकालमे भी मौजूद हों। इससे इसकी पेशकश में दिलचस्पी पैदा होती है और नाजरीन महजूज भी होते हैं। 70 की दहाई में कहानी को पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ। इसे अब वो मकबूलियत मिली है कि अब इसे थिएटर के एक अहम जुज़्व की हैसियत से देखा जाने लगा है। अब तक सैकड़ों अफसाने स्टेज की जीनत बन चुके हैं और उर्दू का शायद ही कोई अफसाना निगार हो जिसके अफसाने ना पेश किए गए हों। मंटो, प्रेमचंद, कृष्णचंद, बेदी, इस्मत के तो तकरीबन तमाम अफसाने पेश किए जा चुके हैं। हमें मालूम है कि कहानियों और नावलों पर मबनी ड्रामे तो लिखे ही गए हैं, उन्हें स्टेज पर भी कामयाबी से पेश किया गया है। इनमें अफसानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन नावल भी खासी तादाद में स्टेज हुए हैं। अफसानों को तो मिनोअन स्टेज पर पेश किया गया है और ये मुमकिन भी है, लेकिन नावल को स्टेज पर पेश करना मुमकिन नहीं है। इसलिए इसे पेश करते वक्त इसमें काट छाट भी की जाती रही है। प्रेमचंद, कृष्णचंद के कई नावलों को स्टेज पर पेश किया जा चुका है। इसके अलावा नए नावल निगारों को स्टेज होने का शरफ हासिल होता रहा है। अफसाने की तरह नावल को भी सबसे पहले हिदायतकार देवेंद्र राज अंकुर ने ही
स्टेज पर पेश किया। इसके बाद कई अहम और बड़े हिदायतकारों ने एक से ज्यादा नॉवेलों को स्टेज पर खेला। इन हिदायतकारों में रंजीत कपूर, मुश्ताक काक, दिनेश खन्ना समेत कई और शामिल हैं, जिससे नाजरीन को मुख्तलिफ तरह के अफसाने को मुख्तलिफ अंदाज में देखने का मौका मिलता है। नॉवेल के साथ ऐसा नहीं होता और ना ही हो सकता है। एक नशिस्त में एक ही नॉवेल को देखा जा सकता है। खुदा की इबादत करनी छोड़ दिए। अरे मंगल। हाँ भैया। भाईजान को खाना खिलाना है, उसके लिए गेहूं के आटे की जरूरत पड़ेगी। उनको जौ की रोटी थोड़ी खिलाएंगे। हाँ भैया ठीक कहते हो। भाईजान को अंदर बैठा। ठीक है भैया। मैं गेहूं के आटे का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया। आइए भाईजान, तशरीफ लाइए। चलिए। और इस तरह भाइयों, अपने मेहमान को खाना खिलाने के लिए शंकर ने साहूकार से 1.25 सेर गेहूं उधार लिए। उसने सोचा साल में 2 बार खलियाने देता ही हूँ, सो इस बार पसेरी के बदले कुछ ज्यादा दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे। समय गुजरा और एक दिन साहूकार जा पहुंचा शंकर के घर। हम हैं इस गांव की इकलौती लल्ली के इकलौते लल्ला, साहूकार लल्ला चौबे। इतना सारा काम और अकेली मेरी जान। लोगों से पैसे की बात करो तो लोग बगल झांकने लगते हैं, और तो और सालों की खलिहानी देने के नाम पर भी नानी मर जाती है। आज शंकरवा के यहाँ से बिना खलिहानी लिए नहीं जाऊंगा। बहुत चंट हुई गवा है ससुरा, अभी देखता हूँ। अरे ओ शंकरवा, अरे भाई बाहर निकल। साहूकार जी आदाब। आदाब आदाब। साहूकार जी आपने कष्ट क्यों किया, मैं खुद ही खलियानी लेकर आ जाता। ठीक है ठीक है। 1.5 पसेरी से ज्यादा गेहूं है। ज्यादा की लगभग? ज्यादा गेहूं है। अच्छा चलो उठाओ। हाँ आजा। 1.25 सेर गेहूं रे भैया, 1.25 सेर गेहूं, 1.25 सेर गेहूं रे भैया, 1.25 सेर गेहूं, 1.25 सेर गेहूं रे भैया, 1.25 सेर गेहूं। उन 1.25 सेर गेहूं के बदले शंकर ने साहूकार को नया कितने मन गेहूं दे डाला। उसने सोचा कि शायद उसने अपना सारा कर्ज उतार दिया। 7 साल गुजर गए, समय गुजरा और शंकर मजदूर बन गया। उसका भाई मंगल भी उससे अलग हो गया। साहूकार जी आदाब। आदाब। देख भाई शंकर, तेरे 5.5 मन गेहूं कब के बाकी पड़े हैं, और तू है कि देने का नाम नहीं लेता। कब पचाने का इरादा है? 5.5 मन गेहूं मैंने कब लिया आपसे? क्यों? 7 साल पहले 1.25 सेर गेहूं उधार लिया था। हे अल्लाह, साहूकार जी मैंने तो आपको 1.25 सेर गेहूं के बदले न जाने कितना मन गेहूं दिया, तब तो आपने कुछ ना कहा। मैं नहीं मानूंगा। अरे भाई खाते में सब लिखा है। देख, अगर गेहूं नहीं दे सकता तो फिर रुपया लिख दे। मुझे तो देना ही है, अब चाहे गेहूं लो चाहे रुपया लिखाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ला, ठीक है चलते हैं। आपने देखा कि किस तरह नुक्कड़ नाटक ने उर्दू ड्रामे के फॉर्म में अपना काम किया। इसने उर्दू ड्रामे को दानिस्ता नहीं तो अनजाने में ही बहुत मकबूल बनाया। चूँकि बेशतर नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसलिए इसकी ज़बान का तयन बोले जाने से किया जाता है। वैसे भी ड्रामे की ज़बान का तयन इसके पेशकश से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि पेशकश के दौरान स्क्रिप्ट को दरअसल मानी दिए जाते हैं और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं जो बोले जाने वाले मुकालमे से ज़्यादा बामानी होती हैं। इसी तरह अफसाने और नावलों की पेशकश से उर्दू ड्रामे की तारीख में बेशबहा इजाफे के साथ इसे नए नए रूप दिए गए। उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन को उर्दू ड्रामे के साथ साथ अफसाने और नावलों को भी देखने का मौका मिला। इससे उन अफसानों और नावलों की परतें खुलने के साथ साथ इसके नए मायने भी सामने आए। तो नाजरीन, आज का उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।